तो ओवरऑल इस इलेक्शन, इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? इलेक्शन होने से पहले नतीजा सामने आ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि मुस्लिम लीग के जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं के है। अंदर और बिलखुसूस एबटाबाद के अंदर वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, वो चीजें नहीं ला सके आपके जो लानी चाहिए थी, क्योंकि जो आने वाले हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। उसके हवाले से हम बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है हमारे सामने। या लोगों ने बेरोजगार कर दिया, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां इलेक्शन 2024 की पूरे पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी है, तो उसी हवाले से इलेक्शन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। और आज जो मेहमान शख्सियत आप मेरे साथ देख रहे हैं वो तारुफ की मोहताज इसलिए नहीं है कि अगर सियासत की बात करें और सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी का नाम हो और फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, तो एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम कि जिसकी हर जगह पहचान भी है, तारुफ भी है और अपनी शख्सियत से वो पहचाने भी जाते हैं। और एबटाबाद की बात करें और इस हल्के की बात करें जिससे आज ये आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं NA 16, तो ये तमाम तर चीज़ें आज हमारे आपके सामने रखेंगे। तो वेलकम करते हैं जनाब सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी शुक्रिया। तो सरदार साहब, थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है या जो हमें देखने वाले हैं, जो आपके जानने वाले हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं कि जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने हैं। पार्टी से आप अलहदा हुए, फिर आपने अपना एक दोबारा एक सिलसिला जो शुरू किया NA 16 के अंदर, आपकी जो गहमा गहमी सारी हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल इस इलेक्शन, इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन होने से पहले नतीजा सामने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इस लिहाज से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जहाँ तक मुल्क के अवाम का ताल्लुक है, जो वोट देने जाएंगे वो भी ट्रस्ट नहीं करते और जो नहीं देने जाएंगे वो भी ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है। तो ये बड़ी ट्रेजिक एक सिचुएशन है। मैं इसको बड़ा इस पर तशवीश करता हूँ कि हमारे मुल्क में जो डेमोक्रेटिक फ्यूचर है इस मुल्क का, वो फ़िलहाल तक मुझे कोई नज़र नहीं आता कि आगे जाकर कहीं ये बन सकेगा। ठीक है। इस लिहाज से मुझे ख़ासी फ़िक्रमंदी है कि हमारे मुल्क का जो आइंदा आने वाला रियासती ढांचा होगा या इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट्स बनेगी वो किस हद तक पाकिस्तान के अंदर अपना मेयार कायम कर सकती हैं और मुल्क से बाहर उनके बारे में क्या रिकग्निशन होगी, ये भी कबल इस वक्त है बात। लेकिन मुल्क के अंदर की बात मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके ऊपर एतमाद करने में लोगों को बड़ी हिचकिचाहट होगी, बड़ा मुश्किल होगा। मतलब अभी डिसीजन और सोचो विचार और एक बिल्कुल ब्लर सी सिचुएशन है, धुंधला सा है, सब कुछ नजर नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है आप, सारी सिनेरियो को समझते भी हैं, देख भी रहे हैं, फिर भी आप मैदान में उतरे हैं इन तमाम तर चीज़ों को देख के। अपने लोग आपके साथ हैं, नजरियाती आपके जो कारकुनान हैं आपके साथ हैं, आपके हल्के के लोग आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो कैसे देख रहे हैं NA 16 को स्पेसिफिकली अगर आज हम डिस्कस करें तो उसमें इस वक्त क्या पोजीशन है, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, NA 16 भी पाकिस्तान ही का एक हिस्सा है और ये माजी में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है इसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, हमारे सूबे की पॉलिटिक्स में। उस लिहाज से इसकी जो पॉलिटिकल हैसियत एक ज़माने में रही है, पिछले 10 साल तक तो वो ख़त्म हुई, क्योंकि मैं 10 साल के बाद इलेक्शन में आ रहा हूँ, तो वो इसकी जो अहमियत होनी चाहिए थी वो उस तरह बन ना सकी। ठीक है। तो अभी मैं समझता हूँ कि NA 16 जो है वो पहले उसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे अपना बड़ा रोल अदा किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पिछले 10 सालों में वो तकरीबन न होने के बराबर है। ठीक है। इस बात में मुझे बड़ी तशवीश थी कि जो लोग इसकी नुमाइंदगी करते रहे हैं और ख़ास तौर पर जो पिछले 5 साल में जो नुमाइंदगी है वो बड़ी गैर मेयारी रही है। ठीक है। उसमें सियासत से ज़्यादा साजिशों का ज़्यादा जोर रहा और जो जमात का जो तशख़्ख़ुस था ख़ास तौर पर हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में, उसको बिल्कुल ही तबाही की तरफ ले गए हैं। और पर ये सीट जो है वो कौमी असम्बली की NA 16 हमारे एबटाबाद में नहीं बल्कि हज़ारा डिवीज़न में इसका एक बड़ा रोल रहा है यहाँ की पॉलिटिकल। सरदार साहब, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता कि हज़ारा मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था और वाकई में गढ़ था, एक बॉन्डिंग थी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया। अगर NA 16 से हट के अगर पूरा हज़ारे की बात करें तो एक बहुत बड़ा एक अरसा गुजारा नून लीग ने। तो ये जो मुखालफतें शुरू हुई, जो ये ग्रुप्स शुरू हुए, तो इससे तो पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हज़ारा भी इससे बहुत हद तक मुतासर हुआ है। तो इसका कितना हद तक आप देखते हैं कि नुकसान मजीद हो सकता है इस ग्रुप बंदी का? देखिए, ये जो ग्रुप बंदी है उसकी वजह से एक तो हमारे सूबे में मुस्लिम लीग का तशख़्ख़ुस ख़त्म हुआ, तो उसकी जो क़यादत पिछले 8 सालों से कायम है
उनका जो सिंबल है, सिंबॉलिकली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि ये वो ग्रोह है जो अपने माली मफादात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की तारीख कभी भी नहीं थी। ठीक है। हज़ारा डिवीजन में जो बहुत बड़ी पेनिट्रेशन हुई है पिछले 10 सालों में, वो मुस्लिम लीग के अलावा दूसरी जमातों ने कर ली है, और इसमें अब स्पेस बड़ी कम होती गई है। मनसरे में ज़रूर प्रेजेंस है, लेकिन वहाँ पे एक हमारे दोस्त है, माजी में भी वो जमातें बदलते भी रहे, तो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग अपने कबीले की वजह से कायम है। बेशक, उस लिहाज से वो कहीं भी जाएंगे तो वो, ठीक है, उनकी वोट उनके साथ जाएगी, और ऐसा हमने होते भी देखा है। ठीक है, जब वो काफ लीग में गए तब भी हमने उनको देखा, ठीक है। जब वो न्यूट्रल हुए तब भी हमने देखा। तो इस तरह की पोजीशन तो आती रही। अच्छा सरदार साहब, बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया, मतलब ये बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम चैनल्स के लिए कि आपने पार्टी को खैराबाद कह दिया, क्योंकि आपकी अपनी एक ज़ाती शख्सियत है, फिर आपकी जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आज से नहीं है, ये काफ़ी दहाइयों का एक सिलसिला, एक सफ़र रहा है। तो इस फैसले को लेते हुए वो माजी का दौर, वो अपनी मोहब्बत जमात के साथ, वो कुर्बानियाँ, वो कैदो बंद, वो सारी चीज़ें वो याद नहीं आई? इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आप? देखिए, मैं जरा जो मैंने वक्त मुस्लिम लीग में गुजारा, उस पर ना सिर्फ मुझे इत्मीनान है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त उससे गुजारा, और मैंने जज्बे से काम किया, मैंने बड़ी लगन से काम किया, और मैंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और उससे मुझे अब पूरा इत्मीनान है मेरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ पिछले चंद सालों में, तो मुस्लिम लीग जो उसकी जो क़यादत थी, वो मियां नवाज शरीफ जब तक खुद मजबूत हाथों में, जमात उनके हाथ में रही, जमात के फैसले भी मजबूती से होते थे, उसमें कोई वक्ती जो है किसी जज्बे से काम नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ किया जाता था। वसी तनाज़ुर में डिसीजन होते थे, और उनकी सोच जो है वो बिल्कुल वो सोच है जो हमारी सोच रही है, पार्टी की वो छाप रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं और आपसे ही जानना चाहते हैं कि हमेशा हमने देखा कि आपके ऊपर एक लोगों की तरफ से एक गिला, एक शिकवा ज़रूर आया है कि आपके पास बड़ी वजारतें आई, बड़े ओहदे रहे, और हज़ारा के अंदर और बिलखुसूस एबटाबाद के अंदर वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ें नहीं ला सके आपके जो लानी चाहिए थी। माजी में तो बात हम करेंगे तो बहुत बातें होंगी जिसका कभी जवाब नहीं दिया था। मेरे ख्याल में माजी में रहने के वजह हम आगे जाने, चले आगे बढ़ते हैं, चले इसको बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपके हवाले से, खान हाउस के हवाले से हम बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है हमारे सामने कि वो जो कलेक्शन है, वो एक जो आपका मिलाप हुआ उनसे, उसका इम्पैक्ट या उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, हमारे एबटाबाद में जो इस दफ़ा नई हल्का बंदी हुई, उसमें NA-16 जो है, उसमें से एबटाबाद का इलाका जो है उसको निकाल दिया गया, और ये NA-17 हो गया। जी हाँ। तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा साथी हैं, बड़े तवील अरसे से हमारी सियासत है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पूरा जज्बा है, ग्रुप है। तो इस दफ़ा जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था यहाँ से, तो मैंने NA-16 से लड़ा, तो फिर हमारे साथी जो बड़े वो परेशान थे कि हमें क्या फैसला करना चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि आप आपस में बैठ जाएं, ठीक है, और आप अपना फैसला, जो आप हमेशा पहले मेरी साथ चलते रहे, आप मेरी मानते रहें, इस तरह जो फैसला आप करेंगे मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तो ये फैसला हमारे साथियों ने किया, अच्छा, और उन्होंने अपनी आज़ाद राय से किया, और वो सच्ची बात है कि एक आज़ाद कैंडिडेट को किया, किसी जमात को नहीं किया। ठीक है, इसलिए उनके फैसले से मैं इत्तेफाक भी करूंगा। मैं समझता हूँ कि उनका हक पहुंचता है कि वो, और वो फ्रूटफुल भी रहेगा आपके लिए, तो बात की बात है, लेकिन कम से कम मैं अपने साथियों को समझता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त अच्छा फैसला किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका जो माशाल्लाह एक एक्सपोजर है, पॉलिटिकल माशाल्लाह एक लंबा सफ़र है, जो पिछले 10 सालों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा कि इस 10 सालों में एक कल्चर और डेवलप हुआ, जो पॉलिटिकल एक मयार था, जो एक उसका हदूद था, जो रिस्पेक्ट थी, जो उसकी वैल्यूज थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। यूथिया और पटवारी कल्चर, मैं समझता हूँ इस वायरस को कैसे रोकेंगे हम? मतलब ये तो तबाह कर देगा ये सारी चीज़ों। देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हमारा जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, ये जो हमारा सियासी ढांचा है, वो बड़ा मुतासर करता है हमारे समाजी और हमारे माशरती और माशी ढांचे को। ये जो हमारे पिछले 10 सालों में सियासत में गालम गलोच आ गया, एक दूसरे के साथ दुश्मनी उतर के आ गई, और फिर सोशल मीडिया की पावर को एक नेगेटिव इम्पैक्ट के जरिए काम किया गया, उससे सियासत में है वो बिल्कुल डगमगा गई है।
लड़खड़ा गई है विशेष की बात। ठीक है, अच्छा मैं क्विकली आखिर में आपका कमेंट उन लोगों के लिए चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत लंबा सियासी कैरियर है, लोग आपको समझते भी हैं, जानते भी हैं, तो क्या पैगाम होगा इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए ओवरऑल कि इस इलेक्शन में उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेकर जाएं? मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, ये इस पे एतमाद की कमी के बावजूद हमारे पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है जिसमें लोग शामिल हों, और हमारी पार्लियामेंट में किसी जमात के झगड़े के बगैर ये वक्त है कि लोग बेहतरीन लोगों को लेकर आए, जो लोग काबिल एतमाद हों, जो लोग जानदारी से काम करना जानते हो, जिनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, और वो मुल्क के बारे में फिक्रमंदी से काम कर सके, क्योंकि जो आने वाले हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। हमारी माशी तबाही ने हमारे एक एक घर को जो तबाह कर दिया, उसकी गुर्बत ने उसको लोगों को गरीब कर दिया, लोगों ने बेरोजगार कर दिया, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारी ज़राअत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। तो हमें काबिल लोगों की तरफ लाने की ज़रूरत है, ताकि पार्लियामेंट में अगर हमने अपनी जमातों के रस्तों में बंद जाएंगे तो फिर वो जमातें जो हैं वो फिर रद्दी लोगों को भी असम्बली में लाती है, और फिर वो जी हजूरी होते हैं, हाथ बांध के खड़े होते हैं, और उसका नतीजा हमने देख लिया। इसलिए एक नए कल्चर की तरफ जाने की एफर्ट करनी चाहिए, हमारे हल्के में नहीं, पूरे पाकिस्तान की जरूरत। चलें, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का, और इंशाल्लाह गाए बगाए आपसे मुलाकात रहेगी, और आपकी जो कैंपेन है NA-16 के हवाले से विश यू गुड लक और अल्लाह कामयाब करे। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि अभी भी तस्वीर अगर सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब को धुंधली नज़र आ रही है, तो इस धुंधलाहट को अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो उस धुंधलाहट के उस तरफ क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा शायद ना वोटर्स जान सकते हैं, ना सपोर्टर्स जान सकते हैं, और ना ही हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो जान सकते हैं। तो इस धुंधलेपन को ख़त्म करना होगा ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर हो। अगले किसी मेहमान के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।